आज की कहानी है तलाक। तो जाती क्यों नहीं न्यायालय में, वहाँ क्या करने जाऊँ, मुझे तलाक देने। क्यों दूँ तलाक? मैं दुराचारी हूँ, मैं तुम्हें खर्चा नहीं देता, तुम्हारे बच्चों को मिठाई लाकर नहीं देता, और जो कुछ तुम चाहती हो उस सब के लिए। ऐसी चुनौती सुनकर सरदारनी टुकुर टुकुर मुख देखती रह गई। उसका पति सुरेंद्र मोहन मुस्कुराते हुए अपनी आराम कुर्सी पर बैठा था, सिगार का कस लगा धुआं छोड़ते हुए, और छत की ओर देखते हुए वह बोला, क्या मज़े में कह दिया, मत लाया करो इन लड़कियों को घर में न लाऊं तो कहाँ ले जाऊं। मैं तो कह रही थी कि आप मेरे खाने पीने और वस्त्र आदि के लिए तो कुछ देते नहीं, जब ये लड़कियां आती हैं तो घर में लहर बहर लग जाती है। यह तो तुम ठीक कह रही हो, पर मैं विचार करता हूँ कि तुमको मैं क्यों दूँ। 2 लकड़ियाँ जलाकर उसके 4 चक्कर काट लेने से क्या मैं तुम्हारा देनदार हो गया हूँ? आप इस बेटे के बाप हैं, इस पर ही दया कर इसकी माँ को कुछ दे दिया करें। मैं अपनी सौगंध खाकर कहती हूँ कि कल से एक भी दाना मेरे पेट में नहीं गया। दाने तो मेरे पास बहुत हैं, पर तुम्हें खाने को क्यों दूँ? तुम अपना ठिकाना कहीं और बना सकती हो। घर छोड़ोगी तो फिर तुमको दूसरी लड़कियों के यहाँ आते और खाते पीते देखकर दुख नहीं होगा, पर जाऊँ कहाँ? अपने बाप के घर जा सकती हो। और यह बच्चा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं तो विवाह क्यों किया था? पत्नी पाने के लिए किया था, किंतु यह तो अपने आप बिना इच्छा किए ही आ पहुंचा। अपने पति की इस जीवन मीमांसा का उत्तर पत्नी नहीं दे सकी। सुरेंद्र उसको कई बार कह चुका था कि उसे वह पसंद नहीं, और जहां उसको सींग समाये वह जा सकती है। आज उसने यह भी कह दिया था कि भारत सरकार की कृपा से उसके लिए अपने एक नालायक पति को छोड़ देने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सुरेंद्र अपने काम पर जाने के लिए तैयार था, और उसकी पत्नी अपने खाने पीने के लिए उससे पैसे मांगने आई थी। उस समय उनमें उक्त वार्तालाप हुआ था। सुरेंद्र मोहन जाने लगा तो उसे एक बात स्मरण हो आई। उसने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं तुम्हें 50 रुपये देता हूँ। इन रुपयों में तुम 4 व्यक्तियों के खाने के लिए सामान तैयार करना। 1 बोतल विस्की, 2 मुर्ग नान, प्याज, टमाटर, खीरा, चुकंदर की सलाद, मेज पर सफ़ेद चादर और पलंग पर धुला हुआ बिस्तर, कुछ फूल इत्यादि भी। बताओ, कर सकोगी? 4 में कौन कौन होंगे? मैं, सरोज, मनोज और चौथी तुम। दोनों एक साथ? हाँ, परंतु 50 रुपये पूरे हो जाएंगे क्या? देखो, 35 की बोतल, 10 रुपये की 2 मुर्ग, 1 रुपये सलाद के लिए, घी, मिर्च, नमक, सलाद आदि के लिए 4 रुपये। और इस समय पेट भरने के लिए अधिक कुछ नहीं खाऊंगी तो यह सब तैयार कैसे करूंगी? अच्छा, 5 रुपये और ले लो, परंतु देखो हिसाब देना होगा। सरदारनी चुप रही। सुरेंद्र ने 55 रुपये निकालकर उसके सम्मुख फेंके और सीढ़ियों से उतरकर चला गया। सरदारनी ने पिछले महीने एक चूड़ी बेचकर पूरे महीने का निर्वाह किया था। इस बार वह दूसरी चूड़ी बेचने वाली थी, जबकि उसके मन में विचार आया कि जीवन बहुत लंबा है, इस प्रकार कब तक चलेगा, और जब तक सब चूड़ियाँ बिक जाएंगी और पतिदेव को पता चलेगा तो वह मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगा सकते हैं। तब वह किस किस को बताती फिरेगी कि उसने अपना पेट भरने तथा बच्चों के दूध के लिए यह सब किया था। आज वह अपने पति को बताने वाली थी कि वह एक चूड़ी बेचकर अपने खाने का सामान खरीद रही है। उसके ऐसा कहने से पूर्व ही तलाक की बात चल पड़ी थी, और फिर सरोज मनोज के आने का प्रस्ताव हो गया। जब उसके पति ने उसके सामने 55 रुपये फेंके तो उसने उठाए नहीं। सुरेंद्र मोहन नीचे उतर गया तो उसने रुपए उठाए और गिन डाले। अब वह विचार करने लगी कि क्या वह इन रुपयों से अपने पति के भोग विलास का प्रबंध करे। एक बार पहले भी उसने ऐसा किया था। तब उसके मन में यह भावना थी कि वह अपने खाना बनाने तथा दावत का प्रबंध करने में योग्यता दिखाकर अपने पति को प्रसन्न कर लेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने पुनः ऐसा करने से इनकार कर दिया था। हमेशा सप्ताह में एक बार उसका पति इस प्रकार की दावतें किया करता था, और पीछे कई बार जब सरदारनी ने इस प्रकार की दावतों के प्रबंध करने से इनकार कर दिया
तो उसने घर का सब खर्च बंद कर दिया और जब भी वे लड़कियां आती तो वह किसी होटल वाले से प्रबंध करवा लेता और 50 के स्थान पर 70-75 रुपये खर्च कर देता। इस प्रकार और खर्चे होने पर वह चिढ़ जाता और घर खर्च देने के लिए उसका संकल्प दृढ़ हो जाता। सरदारनी ने अपने मन में निश्चय किया कि वह अपने पति के इस प्रकार के भोग विलास की प्रबंधिकिया नहीं बनेगी। आज जब सुरेंद्र मोहन ने उसको रुपए दिए तो उसने इनकार नहीं किया, वह चुप रही। उसके पति ने इसको उसकी स्वीकृति मान ली और निश्चय होकर अपने कार्यालय चला गया। सरदारनी ने रुपए उठाए तो इस निश्चय के साथ उठाए कि अब वो इस घर को छोड़ देगी। उसके पिता लखनऊ में रहते थे, बहुत साधारण वृत्ति के व्यक्ति थे और वह बहुत बड़े परिवार के बोझ के कारण वह अपनी लड़की की सहायता करने में असमर्थ थे। यदि सरदारनी अभी तक वहाँ नहीं गई तो इसका कारण यही है, वह उनको दुखी नहीं करना चाहती। परंतु जब पानी नाक से ऊपर उठ गया तो डूबने से बचने के लिए अंतिम उपाय यही प्रतीत हुआ और वह लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। जब जाने का विचार पक्का हुआ तो यह समझकर कि वह जीवन भर के लिए जा रही है, उसने अपने सारे आभूषण ले लिए और अपने बच्चों के कपड़ों के साथ संदूक में रख लिया और तांगे पर बैठकर स्टेशन जा पहुंची। दिन के 11 बजे सहाज हापुड़ से गाड़ी में बैठकर 7:30 बजे सायं वो अपने पिता के घर जा पहुंची। सरदारनी के पिता अपने कार्यालय से आकर पड़ोस के 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था। वह गया हुआ था। उसका भाई भी बीए में पढ़ रहा था। वह भी 8वीं कक्षा के एक छात्र को पढ़ाया करता था। उसकी 4 बहन भाई तथा माँ उस समय घर पर थे। लड़की को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए आती देख माँ मुख देखती रह गई। उसके भाई बहन भी उसका विस्मय से देखते रह गए। पार्वती ने पूछा, सदा क्या बात है, इस प्रकार किस कारण आई हो? माँ, मैं पति का घर छोड़ आई हूँ। पिताजी कहाँ हैं? वे पढ़ाने गए हैं, आते ही होंगे। और विनोद? वह भी पढ़ाने गया है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आदमी की कमाई उसके लिए ही पर्याप्त होती है। सरदारनी ने अपना संदूक माँ के कमरे में रख दिया और अपने सबसे छोटे भाई जगदीश को बाहर भेजकर बच्चे के लिए दूध मंगवाया। पार्वती विचार कर रही थी कि यह एक और बोझ सिर पर आ पड़ा। भगवान जाने क्या करके आई है जो एकाएक इस प्रकार आ धमकी है। 6 महीने पहले आई थी, उस समय भी अपने पति के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी, परंतु वहाँ से सदा के लिए चले आने का तो उस समय कोई विचार नहीं था। पार्वती रात का खाना बना रही थी, अतः अनुमान से उसने एक व्यक्ति के लिए और आटा छान लिया। एक चतुर गृहिणी की भांति इस महंगाई के युग में वह एक दाना भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती थी। बाजार से दूध आया तो गर्म करके बच्चों को दिया गया। वह दूध पीकर सो गया। सरदारनी ने 48 घंटों से भोजन नहीं किया था। अब वह उत्सुकता से रोटी बनने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस कारण उठी और माँ से बोली, माँ हटो, आज मैं पका देती हूँ। सरदारनी का पिता जब पढ़ा कर आया, उसने अपनी बेटी को रसोई में रोटी सेकते देखा तो अपनी पत्नी को अलग ले जाकर पूछने लगा कि कैसे आई है सदा। लड़की पर कोई झूठा सच्चा आरोप न लग गया हो और घर वालों ने धक्के देकर निकाल दिया हो। अच्छा, बच्चे सो जाएं तो बात करेंगे, उनके सामने इस प्रकार की बातें ठीक नहीं होगी। रात के भोजन के बाद सरदारनी ने अपनी सारी बातें अपनी माता पिता को सुना दी। सब छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, केवल विनोद उसके पास बैठा सुन रहा था। वह अब घर की समस्याओं को सुन समझकर उसमें अपनी सहायता किया करता था। पिता ने उसको सदा की बात सुनने के लिए बुला लिया था। तो अब क्या करोगी? वहाँ अकेली रहती तो व्यर्थ में बदनाम हो जाती, इस कारण यहाँ चली आई हूँ। ये 5 आभूषण पूर्ण जीवन भर साथ दे सकेंगे क्या? तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हारी अधिक सहायता नहीं कर सकता। यहाँ तो सब सज्ञान प्राणी मेहनत करते हैं और जीवन चलाते हैं। सबके यत्न करने पर भी पेट पूरा नहीं भरता। पिताजी, मैं यह सब जानती हूँ। यह जानती हुई भी मैं यहाँ आई हूँ, आप पर बोझ बनने के लिए नहीं। मैं भी अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करूँगी। विनोद कहने लगा, पर बहन, जीजाजी ने ठीक ही तो कहा था कि उनको तलाक दे सकती हो। दे तो सकती हूँ,
परंतु मैं देना नहीं चाहती। क्यों? विनोद, तुम समझ नहीं सकोगे। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी। जब विवाह ही नहीं करना तो तलाक देने का क्या लाभ है? एक बार तलाक हो जाने के बाद पुनः सुलह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता है। परंतु तुम इस प्रकार कितने दिन तक जीवन यापन चलाओगी? सरदारनी इस प्रश्न पर मुख देखती रह गई। इसका उत्तर जानती तो थी, परंतु भविष्य के विषय में कुछ भी कहने और उसमें किसी प्रकार का दावा करने का उसके साहस नहीं था। तो भी वर्तमान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसने कहा, विनोद, धन, वैभव और अकिंचनता का संबंध विवाह करने अथवा न करने के साथ नहीं है। तुम लोग भी तो जीवन संघर्ष कर रहे हो। यहाँ तो माता पिता में झगड़ा नहीं है, दोनों परस्पर प्रेम से रहते हैं। पर बहन, हम तो आशा करते हैं कि कुछ ही वर्षों में हमारी स्थिति बदल जाएगी। 2 वर्षों में मैं बीए कर लूँगा और फिर मोहन और जगदीश भी तैयार हो जाएंगे। सब मिलकर रहेंगे तो घर में संपन्नता हो जाएगी। यह आशा ही तो मनुष्य के जीवन का आश्रय है। इसी के भरोसे तो मनुष्य दुर्गम से दुर्गम कठिनाइयाँ पार करने की क्षमता प्राप्त करता है। विनोद, यह मुझसे भी विद्वान है। पिताजी ने कुछ पढ़ा दिया था, उसके भरोसे में जीवन यापन तथा आगे उन्नति करने की आशा रखती हूँ। मैं भी तुम्हारी भांति आशा करती हूँ कि यह बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा और फिर घर में संपन्नता का आगमन होगा। और तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी तो फिर क्या हुआ? यह तो सुखी हो जाएगा। उसकी सुख सुविधा से मेरे मन को त्रुटि होगी। क्या त्रुटि होगी? यही कि मैंने अपने परिश्रम से अपने पुत्र को संसार में सिर ऊंचा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया है। विनोद, गरीब और अमीरी की बातें विवाह से संबंधित नहीं है। इसका संबंध भाग्य और पुरुषार्थ से है। क्यों पिताजी? विनोद ने निरुत्तर होते हुए और अपने पिता की बात को आगे ले चलने के लिए पूछा, क्या आप समझते हैं? बेटा, सरदारनी ठीक कहती है। विवाह के साथ दरिद्र चला ही जाएगा, यह निश्चित नहीं। यह भाग्य की बात है। परंतु विवाह तो किसी अन्य बात के लिए किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इसका कारण समाज ने इस नियंत्रण में सुविधा के लिए ही विवाह प्रथा बनाई है। मैं तो सरदारनी को इस दिशा में विचार करने की बात कह रहा हूँ। क्या वह जीवन को अकेली चला सकेगी? यह फिर भी भविष्य में होने वाली संभावनाओं की ओर संकेत था। सरदारनी ने व्यय का अभिमान और शौर्य दिखाने की अपेक्षा कहा, पिताजी, आप बड़ों का आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त होता रहा तो वह दूरस्थ सागर भी पार कर जाएगी। कौन व्यक्ति है जो भविष्य के संभावित भय से त्रसित वर्तमान को विकृत करने का यत्न करेगा? इस प्रकार का विचार करना भी ठीक नहीं समझती। मुझको यत्न करने दीजिए और कहीं मार्ग से विचलित होने लगूं तो आप सचेत कर दीजिएगा। विनोद ने पुनः वार्तालाप में हस्तक्षेप करते हुए कहा, परंतु इस घटना का पूर्ण बोध और कष्ट तो तुम केवल अपने ही कंधों पर उठाने की योजना बना रही हो। उस दुष्ट को क्या दंड मिलेगा? उसे तो तुमने स्वतंत्रता से गुलछड़े उड़ाने के लिए मैदान में खाली छोड़ दिया। भैया, मैं उनके विषय में नहीं सोच रही। मेरी अनुपस्थिति में वे आनंद में होंगे अथवा दुख में, मैं विचार कर चिंता करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उनकी सुख सुविधाओं में सहायक होने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं तो अपने विषय में ही विचार और उपाय कर सकती हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोर्ट में तलाक की प्रार्थना कर दी जाए और यत्न किया जाए कि बच्चे के पालन पोषण के लिए उनसे खर्चा मिल जाए। उसके पिता ने कहा, इस प्रक्रिया में कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। उसमें सरदारनी को अपने पति के दुष्चरित्र होने की कहानी सुनानी पड़ेगी। साथ ही केवल सुनने सुनाने से काम नहीं बनेगा, अपने कथन के लिए प्रमाण और साक्षी की प्रस्तुति करने होंगे। मैं समझता हूँ कि मुकदमेबाजी में व्यर्थ धन और शक्ति का व्यर्थ नहीं करना चाहिए। यदि सरदारनी को तलाक के बाद भी विवाह नहीं करना है तो फिर इस झंझट की आवश्यकता ही क्या है? परंतु पिताजी, जीजाजी को शिक्षा किस प्रकार मिलेगी? शिक्षा तो उसका शिक्षक ही उसको देगा। सरदारनी को मैंने उसका शिक्षक बनाकर नहीं भेजा था। विनोद, एक बात और समझ लो, तलाक देने से जो दंड मिलता है वरन पति को नहीं पत्नी को मिलता है। इस अवस्था में जो सुरेंद्र मोहन को अपनी पत्नी को तंग करने अथवा मारने पीटने का पुरस्कार मिलेगा,
नहीं, मेरी सहमति से तलाक के लिए आज के कार्यक्रम में झगड़ा करना लाभ की बात नहीं। परंतु तलाक का कानून बनाने वालों का तो यह कहना है कि स्त्रियों के सुख वर्धन के लिए इसका निर्माण किया गया है। कहते होंगे, परंतु अनुभव तो इसके विपरीत ही प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है। सुरेंद्र मोहन की मित्रता अपने ही कार्यालय में काम करने वाली 2 लड़कियों से हो गई थी। पहले तो वह एक एक से पृथक पृथक संबंध रखता था। बाद में जब उन लड़कियों को पता चल गया तो फिर दोनों से इकट्ठा व्यवहार करने लगा। उनको बारी बारी से निमंत्रण देता। जब सरदारनी को उसके अनुचित संबंधों का ज्ञान हुआ तो वह उनको घर लाने लगा। समय व्यतीत होता गया और सुरेंद्र मोहन अपने विकृत मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया। पत्नी से उसकी तनातनी रहने लगी। उसने उसको खर्चा देना बंद कर दिया। जब स्थिति असहाय हो गई तो घर में ताला लगा सरदारनी अपने पिता के घर चली गई। उस दिन सुरेंद्र मोहन ने सरोज और मनोज दोनों को एक साथ ही रात के भोजन पर आमंत्रित किया था। वह पैसे वाला आदमी था। तीनों ही अपने अपने उद्देश्य में लीन थे। सुरेंद्र सुख भोगने में और लड़कियां उनका धन शोषण करने में। सायंकाल अपने कार्यालय से उठ सुरेंद्र मोहन किसी निश्चित रेस्टोरेंट में उनमें से एक से मिलता था। वहाँ चाय पीकर प्राय सिनेमा देखने के लिए चला जाता था। तदंतर किसी अन्य रेस्टोरेंट में भोजन के लिए जाया करता था। फिर घर पर ले आता और रात भर घर में रखा प्राय वापस उनके घर भेज दिया करता था। आज के कार्यक्रम में कुछ अंतर था। दोनों को एक साथ आमंत्रित किया गया था। सिनेमा से वह उसको सीधा घर पर ले जाने वाला था। भोजन का प्रबंध घर पर ही था। परंतु रात के 9:30 बजे जब वह घर पर आया तो मकान में ताला लगा देखकर वह चक्का रह गया। ताला बहुत मजबूत था। उसे तोड़ने में कठिनाई हुई। आधे घंटे से अधिक तो ताला तोड़ने में लग गया। अंदर जाकर उसने देखा कि भोजन के तो कहीं चिन्ह ही नहीं है और साथ ही उसकी पत्नी के वस्त्रों तथा आभूषणों का संदूक भी खाली पड़ा हुआ है। अब सुरेंद्र मोहन ये देख रहा था कि घर में से क्या क्या गया है। तो बड़ी लड़की सरोज पूछ ही लिया, क्या हुआ? देवी जी सब कुछ लेकर भाग गई हैं। सब कुछ से क्या मतलब है? अपने आभूषण और न जाने क्या क्या। आपके पतलून कोट तो नहीं ले गई? सुरेंद्र मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं। और आपका पर्स? मनोज ने पूछा। नहीं, वह भी है। आपकी चेकबुक? मेज का दरवाज़ा खोल सुरेंद्र ने कहा, वह भी है। तो फिर चिंता की कोई बात नहीं, सरोज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा। मनोज कहने लगी, मुझे तो बहुत भूख लगी। सरोज कहने लगी, हाँ, अब बताइए खाना कहाँ होगा? 10 तो बज गए हैं, होटल तो बंद हो जाते हैं। मैं बाज़ार जाता हूँ, यदि कुछ मिल जाएगा तो ले आऊँगा। यदि कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? कुछ नहीं, ठंडा पानी पीकर सो जाएंगे। यह कहकर वो मकान के नीचे उतर गया। प्राय सभी दुकानें बंद हो चुकी थी। एक भटियारिन की दुकान खुली थी। वो बहुत प्रातः काल रेल की वर्कशॉप को जाने वालों के लिए चबेना बुन रही थी। सुरेंद्र मोहन उसकी दुकान पर खड़ा हो गया। वह विस्मय से बाबू की ओर देखकर पूछने लगी, क्या चाहिए बाबू? 4 आने का चबेना दे दो। भटियार ने आधा सेर चने, मूंग इत्यादि तौलकर दे दिया। सुरेंद्र ने उन्हें रुमाल में बांधकर घर आ गया। जब उसने रुमाल खोलकर लड़कियों को दिखाया तो सरोज के मुख से निकला, सब मज़ा किरकिरा हो गया। मैं तो घर जाती हूँ, माँ को कहूँगी तो खाना मिल जाएगा। मनोज ने भी उठते हुए कहा, हमको दीजिए जो देना चाहते हैं, मैं भी जाऊँगी। मैं तो मिठाई लेने गया था, किसी हलवाई की दुकान ही नहीं खुली तो मैं क्या करता। करना क्या है, आप चबेना खाइए और सो जाइए। हमें तो इसे चबाकर रात भर गुजारा नहीं कर सकते। मनोज ने पूरा सुरेंद्र से कहा, मुझे तो विदा करिए, नींद आने लगी है। क्या विदाई दे दूं? साधारण रूप में हमको 50 रुपये मिलने वाले थे। इस विशेष परिस्थिति में तो हमें 15 से कम नहीं लेंगे। 15? हाँ, आज खाने पीने को कुछ नहीं मिला। जितना तुमको कष्ट हुआ है उतना तो मैं तुम्हारे मनोरंजन पर व्यय कर चुका हूँ। बात यह है कि हमारे कष्ट का नाप तौल आपके पास नहीं है। यह तो हम जानती हैं कि इस प्रकार पूर्ण शाम को आवारागर्दी के बाद सूखे चने चबाने देखने पर क्या दशा होती है मन की। परंतु इसमें मेरा तो कोई दोष नहीं। तो हमारा दोष है? नहीं, यह भाग्य की बात है। जैसे मैं सहन कर रहा हूँ वैसे ही तुम लोग को भी सहन करना चाहिए। मनोज यह सुनकर क्रोध से जल भून उठी। उसने कहा, भले इंसान की भांति हमारे रुपए हमको दे दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। पिछले 1 घंटे से जो कष्ट हमको हुआ है उसका कौन परवाह है।
अब सुरेंद्र ने क्रोध दर्शाते हुए कहा, ए छोकरी, हल्ला क्यों करती है? चुपचाप नीचे उतर जाओ। तुम मेरी विवाहिता नहीं हो। झगड़ा कर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चुपचाप चली जाओ यहाँ से। सरोज अभी भी मित्रता खुशामद से जो मिले लेकर जाने को तैयार थी, परंतु मनोज तो क्रोध के घोड़े पर सवार थी। उसने सरोज की बाहों में बाहें डाली और उसको मकान की सीढ़ियों की ओर लेते चली गई। छोड़ो इस कमीने को। हमारी तुलना अपनी पत्नी के साथ करता है। यह तो गधा अपनी पत्नी और प्रेमिका में फ़र्क भी नहीं जानता। सरदारनी को छोटे बच्चे की ट्यूशन मिलने में 10 से 12 दिन लग गए, परंतु भाग्य की बात थी, जब ट्यूशन मिली तो कई वर्षों के लिए काम मिल गया। राजा अंबिका प्रसाद की 4 लड़कियां थीं। तीनों तो स्कूल जाती थी, एक अभी छोटी थी। चारों की चारों सरदारनी की देखरेख में रख दी गईं और उसको 6 मास के कार्य के परीक्षण के उपरांत काम पक्का करने की आशा दिलाई गई। सरदारनी को अपने पिता के घर आए 2 वर्ष हो चुके थे। न तो कोई इसकी सूचना अपने पति को भेजी और न ही उसके पति ने उसके विषय में जानने का प्रयत्न किया। सरदारनी ने अपना पूर्ण मन अपने संरक्षण में रखे गए बच्चों पर लगा दिया था। प्रातः ही अपने बच्चों को खिला पिलाकर वह राजा साहब की कोठी पर चली जाती। 3 बड़ी लड़कियां गंगा, यमुना और गोदावरी तो स्कूल की 5वीं, तीसरी और दूसरी श्रेणी में पढ़ती थी। वे सरदारनी के आने से पूर्व उठ स्नान आदि कर स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाया करती थी। वह उनको वस्त्र पहनाना, पुस्तकें देख विविध उनके थैले में रखकर और उनको स्कूल ले जाने के लिए चली जाती। यह उसका काम था कि लड़कियों की अध्यापिका से मिलकर उनके विषय में कोई भी सूचना हो तो घर पर ले आया करे। घर पहुंचकर सबसे छोटी लड़की को, जो इस समय 3 वर्ष की थी, स्नान आदि करा, वस्त्र पहनाना, उसको अल्पाहार कराती। रानी नीलम बड़ी तो प्राय रूठी रहती थी। वह बच्चों की देखभाल नहीं कर सकती थी, इसीलिए बच्चों का सब काम सरदारनी को ही करना पड़ता था। इस काल में सरदारनी के व्यवहार और बच्चों की प्रशंसा से नीलम बड़ी संतुष्ट हो गई थी। अब तक नीलम बड़ी को सरदारनी के इतिहास का भी ज्ञान हो गया और वह उसको अपना बच्चा भी वहीं ले आने के लिए कहा करती थी। इस समय तक यह उसका स्वभाव बन गया था और सरदारनी अपने पति के विरुद्ध अपनी भावना को विस्मय कर चुकी थी। न तो उसको अपने उस काल की बात स्मरण कर उस पर विचार करने का अवकाश था और न ही वह उस व्यर्थ के जीवन पर विचार करने की आवश्यकता समझती थी। परंतु जीवन एक सार नहीं चल सकता। एक दिन उसने राजा साहब के घर जाते हुए अनुभव किया कि कोई व्यक्ति साइकिल रिक्शा पर उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह स्वयं भी रिक्शा पर ही थी। उसे संदेह हुआ तो उसने घूमकर पीछे देखा। पीछे वाली रिक्शा में सुरेंद्र मोहन बैठा हुआ था। सरदारनी में यह भाव बना कि उसने उसे देखा ही नहीं। वह आगे चलती गई। इस पर भी मन ही मन वह भय अनुभव करने लगी। वह उसके इस प्रकार पीछा करने का अर्थ नहीं समझ पा रही थी, नहीं जानती थी कि वह क्या करने आया है और क्या कर सकता है। इस उधेड़ बुन में वो राजा साहब की कोठी पर पहुंच गई। उसका रिक्शा कोठी के अंदर गया तो उसने पुनः घूमकर देखा। सुरेंद्र मोहन का रिक्शा चौकीदार ने द्वार पर रोक लिया था। इससे उसको कुछ संतावना हुई। अपने रिक्शे वाले को पैसे देकर सरदारनी भीतर चली गई। भीतर जाकर उसने नीलम मणि को द्वार पर रोके गए रिक्शे के बारे में बता दिया। वह कहने लगी कि उसका पति उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। भगवान जाने उसके मन में क्या है। रानी ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं पता करती हूँ। उसने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाकर और उसको द्वार पर भेजे। वहाँ पर रुकी हुई रिक्शा में बैठे व्यक्ति को बुलाकर बैठक में बैठाने के लिए कह दिया। द्वार पर चौकीदार ने रिक्शा रोककर सुरेंद्र मोहन से पूछ लिया था, किस काम से आए हो? ये किसकी कोठी है? उसने चौकीदार से प्रश्न किया। राजा साहब की। अरे भाई, कौन राजा साहब? राजा साहब छतरपुर। मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ जो अभी उस रिक्शा से आई है। ओह, मस्टराइन से? मस्टराइन? हाँ, उनसे ही। आप अपना नाम धाम और काम लिख दीजिए। यदि उनको मिलना स्वीकार होगा तो भीतर ले जाऊंगा। सुरेंद्र मोहन मुख देखता रह गया।
चौकीदार उसका मार्ग रोके खड़ा था। उसने जेब टटोला, एक कागज़ का टुकड़ा निकला और अपना फाउंटेन पेन खोल रिक्शे की सीट के सहारे लिखने लगा कि चपरासी ने आकर चौकीदार से कहा, इनको आने दो, रानी साहिबा बुला रही हैं। चौकीदार एक ओर हट गया और चपरासी ने सुरेंद्र मोहन से कहा, चलिए, आपको रानी साहिबा बुला रही हैं। सुरेंद्र मोहन का मुख लाल हो गया। उसने अपने होठों में कहा, रानी साहिबा, सरदारनी रानी साहिबा, क्या गड़बड़ है? फिर कुछ विचार कर चपरासी के साथ चल दिया। रिक्शा वहीं दूर द्वार पर खड़ी रही। उसको ले जाकर कोठी के बैठक घर में बैठा दिया। एक गद्देदार कुर्सी पर बैठते हुए वो विचार कर रहा था कि सरदारनी जैसी कुरूप स्त्री को कोई राजा अपनी रानी बना सकता है क्या? तभी उसको स्मरण आया कि वह रिक्शा पर सवार होकर आ रही थी। यदि राजा साहब की प्रिया होती तो मोटर में आँची जाती। सुरेंद्र वहाँ बैठा प्रतीक्षा कर रहा था कि बाहर एक मोटर की आवाज़ आई। उसने झाँक कर देखा बैठक घर में, तो उसको बाहर मोटर खड़ी हुई दिखाई दी। उसी समय सरदारनी 3 पुस्तकों के थैले उठाए हुए आई और लड़कियां भी उसके साथ में थीं। सब मोटर में बैठी और चल दी। इस दृश्य से तो सुरेंद्र मोहन समझ गया कि उसको भीतर बुलाने वाला सरदारनी नहीं अपितु राजा साहब की रानी हो सकती हैं। इससे उसका क्रोध शांत हुआ और वह उत्सुकता से रानी साहिबा के आने की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु उससे मिलने के लिए राजा साहब स्वयं आए। सूरज शक्ल से ही सुरेंद्र मोहन समझ गया कि आने वाला व्यक्ति इस मकान का स्वामी है। साथ ही बैठक के बाहर बैठे चपरासी ने उठकर और झुककर उसको सलाम किया था। राजा साहब बैठक में आए तो सुरेंद्र अपने स्थान से उठकर और हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगा। नमस्कार करते हुए वह स्वयं ही अपने व्यवहार पर विस्मय कर रहा था। अपने कार्यालय में तो वह अपने अधीनस्थों को सिर हिलाकर अभिवादन करता था और अपने उच्च अधिकारियों का हाथ मिलाकर स्वागत किया करता था। सुरेंद्र मोहन ने हाथ जोड़े तो राजा साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए। वह बैठ गया। राजा साहब बैठे और जेब से सिगरेट केस निकालकर सुरेंद्र मोहन की ओर बढ़ाया। सुरेंद्र मोहन ने केस से सिगरेट निकाली तो राजा साहब ने लाइटर जलाकर आगे रख दिया। उसने सिगरेट सुलगाई और एक लंबा कस लेकर स्वचित्त होकर बैठ गया। तो आप श्रीमान सुरेंद्र मोहन हैं? जी। सरदारनी के पति? जी। वह मेरे बच्चों की गवर्नेस है। आप किस लिए आए हैं? वह मेरी स्वीकृति के बिना नौकरी करने के लिए आ गई है। हम उसके जीवन वृत्तांत को जानते हैं। आप यह बताइए कि यह बालिग है या नाबालिग? उसकी आयु इस समय 22-23 वर्ष की होगी। इस पर भी आप समझते हैं कि अपने जीविकापोर्जन के लिए आपको उससे पूछना चाहिए। वह मेरी पत्नी है। पत्नी का अर्थ कृतदासी नहीं होता। मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। वह अभी आती होगी, उससे कहना, और यदि वह जाना चाहेगी तो 1 मास का नोटिस देकर जा सकती है। आप यहीं बैठिए, वह आधे घंटे में लौट आएगी। राजा साहब ने घंटी बजाकर चपरासी को भीतर बुलाया और कहा, बाबू साहब के लिए चाय ले आओ। चपरासी के जाने के बाद उन्होंने सुरेंद्र मोहन से एक बार फिर कहा, सरदारनी के आने पर उससे बात करने के बाद आप मुझे बुला लीजिएगा। उसके जाने की शर्त मैंने बता दी है। सुरेंद्र मोहन अभी इस विषय में विचार कर ही रहा था कि क्या कहे। इतने में राजा साहब उठे और जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में चले गए। सरदारनी आई, रानी साहिबा से मिली और बैठक घर में चली गई। उसने कहने लगी, बोलिए, किस कार्य से आए हैं? तुमको वापस घर ले चलने के लिए। न तो मैं आपकी इच्छा से आई थी, न मैं आपकी इच्छा से जाऊंगी। तो किस प्रकार जाओगी? जब मेरा मन करेगा। तुम्हारा मन कब करेगा? जब वहाँ सुख सुविधा मिलने की आशा प्रतीत होगी। वह कैसे प्रतीत होगी? जब मेरे पास इतनी सामर्थ्य होगी कि मैं आपका भरण पालन कर सकूं। तो वह कभी नहीं होगी, तो मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। तुम मेरी पत्नी हो। वे सरोज मनोज कहाँ गई? सरोज का तो विवाह हो गया। मनोज मुझसे विवाह करने के लिए कह रही है, किंतु मैं नहीं कर रहा हूँ। एक पुरुष 2 स्त्रियां नहीं रख सकता। एक पत्नी और एक रखैल तो रख सकता है। हाँ, यह कानून से वर्जित नहीं है। तो आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कानून को मत मानिए। परंतु कानून ने नई पत्नी रखने के लिए पुरानी को तलाक का नियम भी बताया है। तो आप एक को तलाक दे दीजिए। मैं तलाक देने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारी निंदा करनी पड़ेगी।
तो फिर क्या करेंगे? या तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल कर रहो, अन्यथा मुझे तलाक दे दो। अभी तो इनमें से एक भी बात नहीं कर सकती। आपके घर जाकर मुझे सुख तो क्या, भोजन मिलने की भी आशा नहीं। तलाक देने में मुझे कोई लाभ प्रतीत होता नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस बिना पर तलाक दूं? गुजारे की बिना पर? उसकी मुझे आवश्यकता नहीं। क्या मिल जाता है यहाँ से? 2 समय चाय और अल्पाहार, मध्याह्न का भोजन और 100 रुपया प्रति मास। कुटकू क्या करता है? माँ के पास खेलता रहता है। मैं कोर्ट से प्रार्थना करूँगा कि कंजुगल राइट्स मुझको मिल जाने चाहिए। मैं स्वीकार नहीं करूँगी, तब विवाह विच्छेद हो जाएगा। तो कर लीजिए। पर क्या हुआ? पहले तो तुम इसी बात के लिए सरोज इत्यादि से इच्छा करती थी। हाँ, पर अब उन बातों में अरुचि हो गई है। क्यों, बूढ़ी हो गई हो? ऐसी कोई बात नहीं है, केवल रुचि का केंद्र बदल गया है। कभी किसी की रुचि गाने सुनने से हटकर सुंदर दृश्य देखने की हो जाती है, अथवा किसी की स्वादिष्ट भोजन करने की। रुचि बदलकर वैराग्य होने लगती है। यह सब वाग्य जाल है। बोलो, मेरे साथ चलोगी कि नहीं? नहीं तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। कर सकते हैं, पर इतना स्मरण रखना कि यह राजनियम के विपरीत होगा और दंडनीय भी। इस समय राजा साहब वहाँ आ गए। उनके साथ एक लट्ठबंद सेवक भी था। उसे और राजा साहब के माथे पर चढ़ी त्योरियों को देखकर सुरेंद्र मोहन डर गया। वह उठ खड़ा हुआ और नमस्कार कर बैठक से बाहर निकल गया। राजा साहब उसके पीछे पीछे बाहर आए और सुरेंद्र मोहन को बुलाकर कोठी के लॉन्च में ले गए। क्या यही फौजीदारी करने लगे थे ना? जी नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो केवल धमका रहा था। अब इस औरत की रक्षा का प्रबंध मैं करूँगा। समय बीतता गया। 2 वर्ष और निकल गया। सुरेंद्र मोहन ने अपना काम लखनऊ में बदल लिया। वहाँ उसने मनोज को अविवाहित पत्नी के रूप में रखा हुआ था। एक दिन उसने उसे छोड़कर भाग गई। अब सुरेंद्र मोहन पुनः पत्नी की खोज करने लगा। यह बात कठिन नहीं थी। बिना विवाहित के तो पैसे के बल पर कई नई पत्नियां मिल सकती थी, परंतु अब वह स्थिर जीवन पे विश्वास रखने लगा। उसकी आयु 30 वर्ष की होने जा रही थी, परंतु अत्यधिक भोग विलास और मद सेवन से उसका यौवन ढल रहा था। विवाह का विचार आया तो वह फिर से सरदारनी की खोज में चल पड़ा। इस बार वह उसको उसके पिता के घर पर ही मिला। रात के समय वह अपने ससुर के घर पहुंचा। उसने अपने साले से कहा, क्यों विनोद, बहन घर पर है? भाई, उसको बुला दो। वह नीचे नहीं आएगी, आप ऊपर आ सकते हैं। सुरेंद्र मोहन यही चाहता था। वह ऊपर चला गया। सरदारनी अपने बच्चों को खाना खिला रही थी। सुरेंद्र मोहन के द्वार पर खड़ा होकर देख रहा था। वह विस्मय करने लगी। पहचाना? सुरेंद्र मोहन ने पूछा। कुछ कुछ, थोड़ा थोड़ा अंतर आ गया है। हाल लखनऊ की जलवायु अनुकूल नहीं है, तो वापस शाहजहाँपुर चले जाइए। अपना काम करते हैं, किसी की नौकरी तो नहीं। तुम भी चलोगी? मुझे लखनऊ का जलवायु अनुकूल बैठ रहा है, तो मेरी खातिर ही चल चलो। मनोज भाग गई इसलिए? तुम्हें कैसे मालूम? बैठ जाइए। इसे पहचानते हैं? उसने बच्चे की ओर संकेत किया। इसका कुछ नाम भी रखा है कि नहीं? हाँ, रखा है, कल्याण स्वरूप। नाम तो चुनकर रखा है। हाँ, वैसे इसके बाप को भी चुनकर ही पसंद किया था, परंतु क्या? मनोज आई थी और बता गई कि आप। क्या बात है? बात आधी क्यों छोड़ देती हो? उसने विवाह कर लिया है। और अपना लड़का कहाँ रख गई? वह उसके साथ ही है। उसने अपने पति को समझा दिया है कि उसको तकिया पत्नी मानकर उसके साथ विवाह करे और उसके पुत्र को उसके पहले पति का पुत्र माने। बिना विवाह के ही तकिया बन गई। हाँ, कहती थी कि बिना विवाह के ही विवाहित थी और अब बिना तलाक के तकिया बन गई है। देखिए, जिस समाज में यह सब कुछ हो सकता है, उसमें मैंने तलाक की आवश्यकता नहीं समझी। विवाह देश के कानून का क्षेत्र हो गया है। इसका मूल्य एक ठेकेदार के वचन पत्र के बराबर रह गया है। कभी वचन पत्र के विपरीत कार्य हुआ तो उसका प्रतिकार रुपयों में आंका जाता है। जहाँ संतान के माता पिता का इतना मात्र मूल्य हो, वहाँ उस संबंध के लिए विवाह जैसे आडंबर के करने की आवश्यकता ही क्या है? और फिर उसको तोड़ने के लिए मजिस्ट्रेट के सम्मुख 1 वर्ष तक नाक रगड़ने की मुझे आवश्यकता अनुभव नहीं हुई। मुझे अब अनुभव हो रहा है कि तुम ठीक कहती थी। आपकी प्रकृति देख के विश्वास नहीं हो रहा है, तो एक बार फिर से परीक्षा कर सकती हो। और एक कुटकू और बना लूँ? हो सकता है। एक शर्त है। क्या?
कुछ रुपया मुझे दे दीजिए, मैं उसमें ब्याज से अपना निर्वाह करूँगी। आप पर आर्थिक रूप से निर्भर नहीं रहना चाहती। जब आप खाना नहीं देंगे तो पेट में घुटने देकर सोने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कितना धन देना होगा? इतना कि जिससे मैं 200 रुपये मासिक आय मिलता रहे। तुम मेरे घर में आकर नौकरी कर सकती हो। नहीं करूँगी, कदाचित करना भी नहीं है। सरदारनी सरोज मनोज, मैं इस सूची को लंबी बनाना नहीं चाहती, इसीलिए इसे पुनः सरदारनी पर ही समाप्त करना चाहती हूँ। विचार कर लीजिए, जब विवाद धर्म का संबंध था तब धर्म पालन के लिए श्रद्धा का विश्वास कर लिया जाता है। अधिकांश हिंदू स्त्रियों में तो इसे धर्म की किसी निष्ठा अब भी है, परंतु पुरुषों में लोभ हो रही है। आप में तो इसको इस प्रकार समझने का कोई चिन्ह भी नहीं दिखाई देता, इसीलिए आपसे गारंटी मांग रही हूँ। सुरेश माह इस पे विचार करता हुआ चला गया। उसके एक माह बाद सरदारनी को एक पत्र मिला। उसके साथ ही हजरतगंज की एक इमारत की कागज़ मिली, जिसकी आय 250 रुपये मासिक थी। इसके एक मास बाद सरदारनी सुरेश मोहन की कोठी में चली गई। कल्याण उसके साथ था। एक दिन सुरेश ने उससे पूछा, सदा अब प्रसन्न हो? प्रसन्न नहीं, पत्नी के पद से गिरकर ठेकेदार की पदवी पर पहुंच गई। यह पतन, इसमें प्रसन्नता कैसी? हाँ, इस पतन में अंग भंग नहीं हुए, इसका संतोष तो है ही। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।